नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसे जैसे ये भारतीय अवाम ताकत दल का पूरे देश में भारतीयता आधारित सद्भाव का, भारतीयता आधारित एकता का, भारतीयता आधारित भाईचारा का ये कोशिश चल रही है और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसमें शिरकत कर रही है, इस अभियान को मजबूत कर रही है और देश में एकता स्थापित होनी चाहिए, भावनात्मक एकता स्थापित होनी चाहिए भारतीयता के आधार पर और पूरा देश को भारतीयता के आधार पर संगठित होना चाहिए। ये अनुभूति जो बहुत पढ़े लिखे लोगों में अभी यदि भले कम हो, लेकिन वो माताएं और बहनें जिनका शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, कोई बात नहीं है, उनको इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी इस बात को महसूस कर रही हैं कि पूरे देश में एकता होनी चाहिए। लोगों के बीच में भेदभाव जो है किसी भी तरह का वो सब मिट करके भारतीयता के आधार पर, क्यों हमारा जो राष्ट्र है वो भारतवर्ष है और उसके प्रत्येक नागरिक भारतीय हैं। इस सच्चाई को, इस हकीकत को सभी को समझने की अति आवश्यकता है। तो प्रसन्नता और बहुत एक मतलब सुखद विषय यह है कि हमारी वो माताएं बहनें और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में भी से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो माताएं बहनें वही जिनको अपना शिक्षा का स्तर बड़ा करने का अवसर न मिला हो, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर न मिला हो, लेकिन उनके अंतर ज्ञान से और उनकी एक आत्म अनुभूति से वो भी कह रही है कि एकता होनी चाहिए, पूरे देश में एकता होनी चाहिए भारतीयता के आधार पर। और वो मुखर होकर के बोल भी रही हैं कि वो यदि किसी को समर्थन देंगी तो भारतीय एकता की मुहिम चलाने वाले भारतीय अवाम ताकत दल को ही। अब ये अनुभूति, ये एहसास और इस तरह का वो रियलाइजेशन हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन में आने की परम आवश्यकता है और यही गुजारिश है भारतीय अवाम ताकत दल का
अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि इस मुहिम को, इस प्रयास को और मजबूत करें और गति प्रदान करें और बहुत तेजी से एक लहर, एक वेव या सुनामी भी आप कह सकते हैं, उसके रूप में इसको परिवर्तित करने का जो है इसमें पूरा सहयोग करें, इसको आगे बढ़ाएं। जहां पर भारतीय अवाम ताकत बता रहा है और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इसको महसूस भी कर रही है कि देश में एकता, भारतीयता के आधार पर, क्योंकि यदि भारत राष्ट्र को कायम रखना है, तो भारत राष्ट्र को मजबूत रखना है, तो भारत राष्ट्र को महफूज रखना है, तो भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव सभी कुछ स्थापित होना बहुत जरूरी है। ये अनुभूति जो है हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन में होना आवश्यक है। और ये अनुभूत हमारे अभी जो पंजाब में एक बेअदबी का एक विवाद वो होकर के तमाम आपस में तनाव, भेद विभेद की बात चल रही है। कल वो जी न्यूज़ में एक प्रोग्राम आता है DNA, डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस, तो उसमें सुधीर चौधरी को दिखा रहा था कि वो पंजाब सरकार के आला नेता, मंत्री, पुलिस अधिकारियों पे, यहाँ तक कि IG रैंक के अधिकारियों पर दबाव डाल करके गलत सलत उनसे यानी काम जो है वो करवा रहे थे। तो बेअदबी का ये बिला वजह का एक भेद विभेद वाला मामला चल पड़ा है। उसी बीच ये खबर आ रही है हमारे पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के बीच से कि जो ये भारतीयता का माहौल की जो कोशिश की जा रही है भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से, यदि पूरे देश में भारतीयता का माहौल होता, सभी लोग अपने को भारतीय मानते। देखिए, ये जो भारतीयता की बात मानने की बात है, ये तथ्य सभी लोग जान लीजिए कि आप सभी लोग भारतीय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय होने के बावजूद भी आपको इसका न तो एहसास है, न तो उसे एहसास के अनुसार जो है आचरण व्यवहार आप लोगों के द्वारा हो पा रहा है कि हम सभी भारतीय हैं अब भारतीय, लेकिन आचरण व्यवहार जो है वो दूसरे तरह का, कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंजाबी हैं, तो हम सिख हैं, तो हम तमिल हैं, हम मलयाली हैं, तो हम बंगाली हैं, तो हम उड़िया हैं, तो हम जो है वो कश्मीरी हैं, और हम असमिया हैं, मराठी हैं, और जो है और ये तेलुगु हैं, कन्नड़ी हैं इत्यादि। जबकि आप भारतीय हैं और आपका व्यवहार जो है अभी जो बता जो संकीर्ण विचार है उसका अनुसार हो रहा है। तो समस्या यहाँ आ रही है और उस पर व्यवहार ही नहीं हो रहा, उस पर कई संगठन बन रहे हैं, बहुत बल दे रहे हैं। और ये कई बार बताया गया है कि भाई जो ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू है, ये बहुत मतलब मिथ्या तो है ही, झूठ तो है ही। और हमारे देश में हमारा जो हमारा परिवेश है और भारतीय संविधान का जो परिवेश है, जो उसका जो वातावरण है, जो माहौल है, उसमें ये बहुत घातक है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। ये सब त्यागना होगा। भारतीयता के आधार पर एकता हर हालत में स्थापित करनी होगी। देखिए, ये दूसरे भी दृष्टिकोण से जरूरी है कि सन 1857 की जो क्रांति थी, हमारे आज़ादी की प्रथम मुख्य
आज़ादी की जो क्रांति 1857 की, जिसमें कि हमारे माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, माने विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता की बहुत बड़ी मिसाल, या आप लोगों की माने या जो क्या कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता की बहुत बड़ी मिसाल थी। और वो मिसाल उसके बाद एक जो चुनाव हुआ था 1977 में, उसमें भी वही 1857 वाली एकता जो है वो प्रदर्शित हुई थी। लेकिन प्रदर्शित होने के बाद उसमें जो तत्व थे जिन्होंने जनता पार्टी को धोखा दिया, और फिर वो जनता जो है वो हताश हो गई। और उसके बाद ये भारतीय जनता दल उसी से प्रेरणा लेकर के उसी एकता के आधार पर, वही एकता जो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में और लोग भी शामिल हुए इसमें, उसी को जगा रहा है। और ये बताना जरूरी है, और इसके पहले भी कुछ एपिसोडों में बताया भी गया है कि मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एकता है वह पूरी भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है। ये सबको समझना जरूरी है। जो भारतीय एकता है पूरे देश में जिसको आना जरूरी है, और उसी के लिए भारतीय अवाम ताकत दल प्रयास कर रहा है। तो उस एकता में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता, वही एकता भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड है उसकी, या स्पाइनल कार्ड है। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। अभी तक जो बताया गया कि आवश्यकता किस बात की है, लेकिन जो ताकतें हमारे देश में हैं और अधिकांश जो है वो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, वो जो जरूरत है इसके ठीक विपरीत अपना आचरण करके इस देश में जो एकता का माहौल होना चाहिए, जो कुछ भी होने चाहिए, ठीक उसके विपरीत वो उस गतिविधि में वो सक्रिय हैं। इसको भी जानना जरूरी है। अब जैसे ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका चरित्र जरा देखिए। इसके एक प्रवक्ता है, देखिए ये जो मान भारतीय जनता दल इन पार्टियों का जो चरित्र बता रहा है, वैसे तो लब्बे लुबाब आप समझिए कि ये देश विरोधी ताकतें हैं, और ये हमने पहचान नहीं की है। हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहचान की है कि ये जो अंग्रेज भगाए गए सफेद वाले गोरे अंग्रेज, उनसे ज्यादा खतरनाक ये ताकतें हैं। तो कोई अपवाद नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, या जो कांग्रेस ही मान लीजिए वो हो, ये वामपंथी तो बहुत बड़े दुश्मन है वो इस देश के। और जो स्थानीय जो क्षेत्र किस्म के जो दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपकी ये राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यस सेकुलर, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, फिर शिवसेना, फिर
नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एआईएडीएमके, अकाली दल, ये सभी जो है हमारे देश में सामाजिक एकता को तोड़ते हुए जो है अपनी वोट बटोरने की, सत्ता हथियाने की साजिश में हर वक्त जो है सक्रिय है। तो इन ताकतों का नाश करना है। ये हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने इन ताकतों की पहचान की है और यही बात उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाई आई एम एथिस्ट, मतलब कि मैं नास्तिक बना क्यों, उसमें वो लिखा हुआ है। तो जैसे ये भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी। तो एक बात, अच्छा, ये चैनल वाले हमेशा दिखाते रहते हैं कि इस क्षेत्र में या इस प्रदेश में इतने ठाकुर हैं, तो इतने यादव हैं, तो इतने कुर्मी हैं, तो इतने जो है ब्राह्मण हैं, तो इतने निषाद हैं, तो इतने पटेल हैं। ये इसी तरह से और इतने जो है अनुसूचित जाति हैं, इतने अनुसूचित जनजाति हैं और इतने मुस्लिम हैं। तो उनका अब देखिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जरा गौर से जरा पढ़िए। जो क्या बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, तो उन्होंने कहा, तो वो ये कह रहे थे, ये दिखाया जाता है कि कितने ठाकुर हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने यादव हैं और कितने कुर्मी हैं, कितने पटेल हैं, कितने निषाद हैं, कितने नाई हैं, कितने राजभर हैं, और इसके बाद दिखाया जाता है मुस्लिम। तो उनका कहने का मतलब था कि इनको एक साथ दिखाइए, इनको अलग अलग मत दिखाइए, और मुस्लिम को अलग दिखाइए, और फिर ईसाई को अलग दिखाइए और अलग दिखाइए। इनकी जो मानसिकता या कुत्सित मानसिकता ये कहती है कि भाई सारी जातियां एक होकर के वो हिंदू के रूप में दिखाई जाए और मुस्लिम के रूप में दिखाई जाए, ताकि जो इकट्ठा होकर के इनके पक्ष में जो हिंदू करते रहते हैं वो प्रतिशत बढ़ जाए, इनका और प्रतिशत बढ़ जाए। ये इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता दल कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में दिखाना ही नहीं है। वो मैंने ये जो तबका है हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का, जिसमें से जिसके टुकड़ों में दिखाते रहते हैं कि इतने यादव हैं, इतने मुस्लिम, इतने यादव हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने कुर्मी हैं, वो भारतीय है। वो ना तो जिन जातियों के रूप में दिखाया जाता है, ना तो वो जाति रही, ना तो ये हिंदू रहे, ये भारतीय है। और इधर भी जिनको ये मुस्लिम कहा जाता है, ये भी जो है मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय हैं। सिर्फ आस्था अलग अलग है। एक की आस्था है हिंदू सनातन की पांथिक आस्था, दूसरे की पांथिक आस्था जो है वो इस्लाम की है। भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है, आगे भी बताएगा कि जो पांथिक आस्थाएं हैं उनको भारतीय जनता दल या इस देश की सरकार, इस देश का राज्य उनको पूरी इज्जत करता है, उनको सलाम करता है, उनको आदर करता है। बस यह है कि उसका अनुसरण और उसका पालन व्यक्तिगत या जाति तौर पर किए जाने की आवश्यकता है। मतलब घर के अंदर जो भी आपको पसंद हो, जो आपके रीति रिवाज हो, आप नमाज पढ़िए, इबादत करिए, सिद्धा करिए, या
हर कीर्तन करिए, भजन करिए, धूपबत्ती दिखाइए, घंटी बजाइए, कुछ भी हो, जो भी अंदर जो भी आपका रीति रिवाज, बस उसमें यही है कि उस रीति रिवाज में मानवता के सिद्धांतों का या इंसानियत के वसूलों का कोई उल्लंघन उसमें नहीं होना चाहिए। और जो इस देश का जो कानून है, जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि ये माने पाया जाएगा तो इस देश की अदालतें, कोर्ट्स उसमें दखल कर सकती हैं और उसके फैसले वो मान्य हों। बस यही है उसमें, बाकी पूरा समान है। तो एकता जो है वो भारतीयता के आधार पर, इसकी आवश्यकता है। और वहीं पर ये भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनी हुई है, वो करे नहीं, सारे जातियों को इकट्ठा करके वो हिंदू के रूप में दिखाओ और फिर मुस्लिम के रूप में दिखाओ और फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता, यही इनकी मूलभूत खुराफात है। इस देश को जरूरत है हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता नहीं, भारतीयों के बीच में एकता। हिंदू मुस्लिम का नाम तो इसलिए लिया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस रूप में आप लोग कहते आ रहे हैं और आप लोगों को समझाने के लिए, या बीमारी ही मान लीजिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वो बीमारी जिस बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन वो बीमारी जो है वो बतानी पड़ती है। तो मजबूरी में और व्यवस्था में इसका नाम लिया जा रहा है। लेकिन हमारा जो वजूद है, जो पहचान है, जो हमारी अस्मिता है, वो है कि हम भारतीय हैं। आस्था से कोई मतलब नहीं है। आस्था आपकी कुछ भी हो सकती है, हिंदू, सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख या बौद्ध, जैन, पारसी, या आप कोई आस्था न भी रखें चलेगा, आप नास्तिक भी हैं तभी चलेगा, लेकिन आपकी पहचान हर हालत में, आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप भारतीय हैं, आप भारतीय हैं। इसीलिए जब भारतीय एकता की मुहिम जब आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अपने को एक राष्ट्रभक्त और सांस्कृतिक संगठन के रूप में दावा करता है, उसकी कितनी कलुषित और कुत्सित भावना है इसके प्रति, उसको भी देख लीजिए। मोहन भागवत जो उसका मुखिया है वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए। उस बेवकूफ को ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने इसी यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से कई बार बता चुका है कि बेवकूफ महोदय, बेवकूफ मोहन भागवत महोदय, एकता हिंदू मुस्लिम के बीच की बात ही नहीं है, यह भारतीयों के बीच की बात है। हिंदू सनातन, जिसको तुम हिंदू कहते हो, वो भी भारतीय हैं, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिसको कि तुम मुस्लिम कहते हो, वो भी भारतीय हैं। तो एकता भारतीयों के बीच में होने की बात है। हिंदू मुस्लिम के बीच में की बात जो कहते हैं वो फंडामेंटली, मौलिक रूप से खुराफात कर रहे हैं। तो जहां एक और इस देश में भारतीय एकता की जरूरत है और उसी को स्थापित करना है, बल्कि यूं कह लीजिए कि 1857 की प्रथम आज़ादी की जो क्रांति है, उसके बाद ये दूसरी और वास्तविक आज़ादी की एक क्रांति है। लेकिन ये क्रांति बगैर किसी अशांति के, एक शांतिपूर्ण ढंग से, जिसको कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन,
मखमली क्रांति। मखमली क्रांति से मतलब इसमें कोई अशांति नहीं करनी है, बिल्कुल दृढ़ मन से। एक माध्यम मिला हुआ है चुनाव का, इलेक्शन, और उसमें एक ईवीएम मशीन मिली हुई है। इस पर उस क्रांति को प्रदर्शित करना है। और इन्हीं सारी जो ताकतें हैं भारतीय समाज को तोड़ने वाली, उनको नष्ट में नाबूद करना है। जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज के जो जो गिरोह है, किसका गिरोह है? चाटुकार इतिहासकारों का, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का, चाटुकार मीडिया का, चाटुकार पत्रकारों का, लुटियन और खान मार्केट गिरोह है। तो इस प्रकार जो है चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार जो है बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, लुटियन और खान मार्केट गिरोह। इसी गिरोह की ये जो लंबी चौड़ी फौज है, इसी के बूते जो है वो कितनी ऐसी सच्चाइयाँ, कितनी ऐसी जो है हकीकतें, कितने ऐसे यथार्थ को दबा करके एक पूरा साम्राज्य, झूठ का साम्राज्य खड़ा करके, जो देश के जो सबसे बड़े अभिशाप है उनको खुदा बना दिया। जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन गद्दार रहा मोहनदास करमचंद गांधी, उसको बना दिया कि ये राष्ट्रपिता और क्या, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में। ये पहले भी बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहा था मोहनदास करमचंद गांधी, या दक्षिण अफ्रीका में कोई आंदोलन वगैरह जो है नहीं चला रहा था, बल्कि मौके बेमौके यह अंग्रेज की ही सेना में ये कार्य कर रहा था। और जैसा कि पिछले किसी एपिसोड में या कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताया गया था कि 1857 की जो क्रांति थी, प्रथम आज़ादी की क्रांति थी, और उसमें हमारा हिंदू सनातन आस्था वाले और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता, या हिंदू मुस्लिम एकता आप कह सकते हैं, आपको समझने के लिए इसकी जो है बहुत बड़ी मिसाल थी। तो वो एकता जो है, वो जो शासक थे वो अंग्रेजी हुकूमत, उनको बहुत खटकने लगी, और उन्होंने निश्चय किया कि यदि भारत में हुकूमत को कायम रखना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के वो रखना होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ कर रखना, यह अंग्रेजी सरकार की एक अविभाज्य या इनएलाइनेबल, एक अटूट उनकी नीति का हिस्सा बन गई। हर तरह से जो भी नीति अपनाते थे वह हिंदू सनातन आस्था वाले और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में जो एकता को तोड़ने के लिए। तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता को तोड़ने की जो पहली संस्था बनी है, जिसका नाम कांग्रेस है, वो अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा 1885 में वो बनाई। दूसरी संस्था हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में बीच की एकता को तोड़ने के लिए दूसरी जो वो संस्था जो बनाई, वो मुस्लिम लीग 1906 में। और इसके बाद ये
1920 में वामपंथियों की स्थापना करवाई हमारे, और उस सबका उद्देश्य एक ही था कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए तो वामपंथियों की स्थापना करवाई 1920 में, और 1921 या 22 में ये हिंदू महासभा, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या आरएसएस की स्थापना किया है। तो इस प्रकार से जो ये 4-5 तंजीमों की स्थापना अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में, अपने तत्वाधान में और अपने प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज में जो यह स्थापना करवाई, वो सिर्फ हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए। तो इस यथार्थ को, इस सच्चाई को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना जरूरी है। तो इस बात को थोड़ा सा बीच में रोक करके बताना जरूरी है कि जो बेअदबी की जो समस्या हमारे पंजाब में उभर के आई है, और कई रूपों में समस्या है, बेअदबी की है, ड्रग की है, और प्रलोभन के बूते जो है पंजाब में धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी शिकायत सुनने को आ रही है। और वैसे तो ईसाई पंथ एक आदरणीय पंथ है, लेकिन वही जो उसमें कट्टरवादी तत्व हैं और विदेश से पैसा मंगा करके पैसे के बल पर, प्रलोभन के बल पर धर्मांतरण जो है वो करवाते हैं। और ये कभी कभी तो ये देखने को मिलता है, कभी कभी तो यह देखने को मिलता है कि जहां पर जीएनपीसी की सरकारें होती हैं, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस की सरकार होती हैं, वहां पर इन सरकारों के द्वारा, जीएनपीसी की सरकारों के द्वारा, इन जो ईसाई पंथ के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो कि प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनको पूरा संरक्षण मिलता है, पूरा बल मिलता है, और वह काफी बड़े संख्या में, काफी बड़े पैमाने पर वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। और इस तरह की शिकायत जो है वो आपके पंजाब में मिली है, कि पंजाब से मिल रही है कि वहां पर जब से ये जीएनपीसी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, तो बड़े पैमाने पर जो है वो माने इसमें ईसाई पंथ में धर्मांतरण जो है वो इन समूहों के समर्थन से ये हो रहा है। इस तरह का धर्मांतरण की शिकायतें हो रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। तो ये जीएनपीसी जो है इस मामले में भी बहुत ही खतरनाक है, और यह भी देश को जानना चाहिए कि जब ये 2004 से लेकर 2014 तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन तो सिर्फ एक दिखावा मात्र थे, सरकार और पूरा अधिकार और पूरी सत्ता तो जो है इस सोनिया के हाथ में थी। उस समय भी हमारे ईसाई पंथ के जो कट्टरवादी जो संगठन है, वो विदेशों से पैसा मंगा करके बड़े पैमाने पर जो है वो ईसाई पंथ में जो है पैसे के बल पर, प्रलोभन के बल पर इन समूहों ने जो है वो धर्मांतरण करवाया। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जीएनपीसी इस देश के लिए बहुत ही घातक है। जहां लव जिहाद के नाम पर इतना हो हल्ला किया जाता है, वो ईसाई पंथ के कट्टरवादी तत्वों के द्वारा जो इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है, खास करके जीएनपीसी के शासन के द्वारा, जीएनपीसी के शासन के संरक्षण में इस पर एक जबान नहीं खुलती है जो है, यानी उन संगठनों की
जो कि लव जिहाद पर काफी वो हल्ला करते हैं। तो देखिए, चाहे लव जिहाद हो, चाहे ये धर्मांतरण वाली बात हो, ये सारा कुछ जो है राज्य सरकारों के विषय में आता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी या अपराधियों को पकड़ करके सजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब इस ईसाई पंथ में धर्मांतरण की बात आती है, तो फिर ये जेएनपीसी खुद जो है उसको संरक्षण देती है, और उसके खिलाफ जो है ये जेएनपीसी वाले जो है एक शब्द नहीं बोलते हैं, बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं, और इसी प्रकार जो है उससे संबंधित तंजीम जो है एक शब्द नहीं बोलते। और लव जिहाद वाली बात जो कि लव जिहाद की भी ये समस्या है, तो राज्य सरकार जो है जो अपराधी है, जो कि मैंने शादी वगैरह शादी विवाह के मामले में जो कि एक पवित्र रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, उसमें भी धोखेबाजी करके जो है सिर्फ जो है धर्मांतरण के लिए शादी करना और उसका धर्मांतरण करना एक बहुत बड़ा विश्वासघात भी है और अपराध भी है। तो इसको राज्य सरकारें बहुत अच्छे तरीके से इसको निपटा भी सकती हैं, निपटा सकती हैं और निपटाना चाहिए, और ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा ना करके सिर्फ जो है वो मीडिया को थमा देती है, और इस तरह का वो जहर घोलते हैं मीडिया वाले। तो उसी पंजाब में अब एक बेअदबी की एक समस्या आ गई है। वो बेअदबी के बहाने फिर एक भेद विभेद, एक नफरत और एक जहर वाली बात वो आ रही है। और कल के जो है जी न्यूज़ के जो डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस के प्रोग्राम में ये बात वो निकल के आ रही थी कि जो है वो जेएनपीसी सरकार के किसी आला मंत्री और या आला अधिकारी का काफ़ी दबाव था वो वहाँ के आईजी पर, कि बेअदबी के मामले को मैंने और उसको लेकर के जो इस तरह से हत्या वगैरह या जो भी है उस केस को किस तरह से दबाया जाए। तो कहने की मतलब कि ये तो भारतीय जनता दल बताने की कोशिश करता है और इनके असली चरित्र को और इनके असली फितरत को बताने की कोशिश कर रहा है कि इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। लेकिन ये इस देश के दुश्मन हैं, यह समझने की आवश्यकता है। तो उसी बीच में ये खबर आई कि हमारे माने पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से आई कि जो भारतीय आवाम ताकत दल का भारतीयता आधारित एकता की जो मुहिम और आंदोलन या कोशिश जो चल रही है, तो पंजाब में रहने वाले भारतीय भाई बहन का एक प्रतिक्रिया सुनने को मिली है कि यदि पूरे देश में भारतीय एकता होती, भारतीय भाईचारा होता, तो बेअदबी जैसी समस्याएं और भी जो समस्याएं देश में बिल्कुल न होती। तो वहां भी एक अनुभूति जो है, इस अनुभूति की शुरुआत हो गई है कि देश में भारतीय एकता का होना बहुत जरूरी है। ये यानी कई समस्याओं का एक निदान है, या पनेसिया बोलते हैं, पनेसिया। तो ये कई समस्याओं का निदान है, और ये बात हमारे पंजाब स्थित भारतीय भाई बहनों के मुख से अब ये सुनने को मिल रहा है। तो अब इस पर आ जाइए कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 4-5 संस्थाएं वो बनाई थी, और वही संस्थाएं आज भी भारतीय एकता को तोड़ने के लिए अपने विभिन्न रूपों में, विभिन्न क्षमताओं में वो इस एकता को तोड़ने में लगी हुई है। कुछ ने नाम बदल दिया है। अब जैसे जो मुस्लिम लीग थी उसने नाम बदल दिया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML। और ये इंडियन मुस्लिम लीग अब तो यहाँ पर केरल में दोनों जेएनपीसी वाली कांग्रेस और IUML मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो ये दोनों समाज विरोधी भी हैं, देश विरोधी हैं, देश को तोड़ने वाले भी हैं।
तो और आरएसएस तो वही कर रही है, हिंदू महासभा भी वही कर रही है। यानी इस एकता को तोड़ने के लिए हमेशा जो हिंदू जो हमेशा हिंदू कहने वाले, मुस्लिम कहने वाले इस देश के शत्रु हैं। देश को आवश्यकता है भारत की, भारतीयता की, हिंदू की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही घातक। और यही चीज जो है, अरे ये बीजेपी जो है किस स्तर तक गिर गई है कि हिंदू करके फिर ये सभी को मालूम है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डरवा करके किसे आरएसएस से डरवाती थी, बीजेपी से या जनसंघ से डरवाती थी, और उसको बेरहमी से वोट बैंक की तरह जो है इस्तेमाल किया। वही हथकंडा बीजेपी आज जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, और इसीलिए तो कहती है कि सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएं ताकि उसका वोट परसेंटेज बढ़ जाए। इसीलिए उसको देश से कुछ लेना देना नहीं है, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये हिंदू कर रही है। जबकि हिंदू करना भी ये राष्ट्रद्रोह है। जिस देश को भारतीयता की आवश्यकता है, जिस भारत राष्ट्र को भारतीयता आधारित जो है वो भाईचारे की आवश्यकता है, और जिस भारत राष्ट्र को भारतीयता आधारित सद्भाव की आवश्यकता है, वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो यानी वो पूरे हिंदू को एक करके, इसीलिए कहते हैं कि भाई वो जो है जितनी भी जातियां हैं उनको एक साथ दिखाओ। और बात इतना ही नहीं है कि देखिए वो इतना कंफ्यूज है, अपने ही से वो वोट के चक्कर में इतना भ्रमित है, इतना कंफ्यूज है कि कभी तो वो सारी जातियों को एक साथ हिंदू के रूप में दिखाती है, जो कि वो भी देश के खिलाफ एक अपराध है। और कभी फिर उन जातियों का सम्मेलन भी करती है कि ये गुर्जर सम्मेलन, तो ये निषाद सम्मेलन, जैसे भी हो, ये इसकी गतिविधि जो है बिल्कुल यानी वो राष्ट्रद्रोह है, भारतद्रोह है, देश के साथ गद्दारी है। तो जिस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस ने 60-70 सालों तक डरवा करके मैंने उनको आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ डरवा करके उनको बेरहमी से वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। वही हथकंडा बीजेपी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को डरवा करके, ये बीजेपी और बीजेपी के जो चंगू मंगू है, वो जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। तो इससे भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम सावधान रहे। एक तो ये भारतीय एकता के दुश्मन है, भारत के दुश्मन है। इनकी साजिश जो है भाई हिंदू वो कहने की बात है, और ये बार बार बताया जा रहा है। और इसकी वास्तविकता भी है कि इस देश में हिंदू की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मुस्लिम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सभी लोग भारतीय हैं, और जो है और हमारी भारतीयता कैसे मजबूत हो, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव कैसे मजबूत हो, इसी दिशा में काम करना है और इसी दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और ये सब जो है वो हिंदू के इकट्ठा करो, और कभी हिंदू को इकट्ठा भी करो, और फिर निषाद का सम्मेलन भी करो। तो इसी में कंफ्यूज है और देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं सब। तो 1905 में वही यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में खाई पैदा करने के लिए, खाई जो या तोड़ने के लिए
अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, भंग इसको कहते हैं, या पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। उसके खिलाफ जो आंदोलन जो शुरू हुआ, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है बहुत जोर पकड़ा और काफी उसमें देशभक्ति और अवाम और मुल्क परस्ती की भावना भी जगी थी। वंदे मातरम जो है उस स्वदेशी आंदोलन का मुख्य आधार बना। तो उस स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए, उसका सामना करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि वहां पर भी जो है अंग्रेजी सेना में भी मौके बेमौके जो काम कर रहा था, उसको यहां पर अंग्रेजों ने पैराशूट करवाया। क्यों? ये स्वदेशी आंदोलन को के जवाब में उसको खत्म करने के लिए। ये चरित्र है मोहनदास करमचंद गांधी का। और इसके पहले भी बताया गया था कि अंग्रेजों की जो चमचागिरी करते थे, तो अंग्रेज उनको कुछ उपाधियां, कुछ टाइटल्स वो उनको दिया करते थे, जैसे राय बहादुर, नाइटहुड। तो इस अंग्रेजों की चमचा और देश का गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने राय बहादुर की खिताब दिया हुआ था, क्योंकि वो चमचा था और देश का गद्दार था वो। और उसने भारत में आते ही जो है 1914 में गद्दारी, देश के साथ गद्दारी इसने शुरू कर दिया। और आते ही जो है सार्वजनिक रूप से ये वक्तव्य दिया कि मैं अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं। भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वह अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी को साबित करके दिखाएं। और उसका ये कहने का मैंने मंतव्य या मंसूबा ये था कि यहाँ के नौजवान अंग्रेजी सेना में भर्ती हों। और उसमें अंग्रेजों को माने भारत के लोगों को चाहिए था उसकी सेना में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध उसमें छिड़ गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए माने अंग्रेजी सेना में भारतीयों की जरूरत थी। उसी जरूरत को ये पूरा कर रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और उस अंग्रेजी सरकार की सहायता कर रहा था जिसके खिलाफ हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जो है उसके खिलाफ लड़ करके जान दे रहे थे। और ये गद्दार जो है उसी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसी अंग्रेजी सरकार की सहायता कर रहा था, माने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा करके। तो ये गद्दारी जो है अब देखिए, अब ये सच्चाई जो है ये एनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार हैं वो छुपाए हुए हैं। तो ये सारी सच्चाइयां जो है वो जानने की जरूरत है। तो एक एक करके जो है वो सारी सच्चाइयां जो कि इस देश को जानना जरूरी है, और इन सब की गद्दारी देश को जानना जरूरी है। तभी तो हमारे जो वास्तविक जो कुर्बानी देने वाले, शहादत देने वाले, इस देश के लिए जान देने वाले, जिन्होंने अपने प्राण दिया, सब कुछ न्यौछावर किया भारत माता की बल वेदी पर, वो जो है उनका महत्व जो है तभी आ सकता है जबकि ये इन गद्दारों की पहचान हो, और जो ये पूरा ये घने बादल की तरह जो है वो छाए हुए हैं। तो वो ये बादल जब तक छटेगा नहीं तब तक हमारे हमारे राष्ट्रभक्तों का, देशभक्तों का और अमर शहीदों का महत्व, उनकी अहमियत जो है अवाम के सामने आ नहीं पाएगी। मौलाना आजाद के अलावा उनसे अधिक कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी देशभक्त हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों के तबके से हुए हैं।
उनको उनको भी यही ये जो गिरोह है, कौन गिरोह, अरे एनपीसी का जो गिरोह है, चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह, चाटुकार मीडिया का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह और खान मार्केट का और जो है लुटियन और खान मार्केट गिरोह, इन्हीं के द्वारा जो है जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी थे, कट्टर किस्म के देशभक्त थे, उनके भी महत्व को सामने आने नहीं दिया। जैसे हमारे थे वो हजरत मोहानी साहब, मोहम्मद अली साहब, शौकत अली साहब, सैफुद्दीन किचलू साहब और खान अब्दुल गफ्फार खान का कुछ वर्णन तो आता है, लेकिन उनकी देशभक्ति के विषय में जो जितनी बातें थी वो भी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर वो नहीं आ पाई इन्हीं जेएनपीसी के इन्हीं गिरोह के द्वारा, नहीं गिरोह के कारण। ये भी बातें बताती जाती रहेंगी, लेकिन ये जो चुनाव की हवस में और चुनाव जीतने की हवस में क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं हमारे जो ये देश विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेश में हैं, उनको भी जान लेना जरूरी है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है क्या कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और एक तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये झूठ बहुत बोलते हैं और अफवाह बहुत फैलाते हैं। झूठ और अफवाह से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी जो आवाम है उसकी जो विवेकशीलता है कि इनको पहचान सके कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है उनके झूठ और अफवाह को। और झूठ अफवाह जो है या तो वो इस विश्वास के साथ झूठ और अफवाह बोलते हैं कि भाई यदि किसी झूठ को 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सच की तरह जो है वो दिखने लगता है, वो इस विश्वास के साथ भी। तो जो सबसे बड़ा ये नुकसान सबकी है कि झूठ और अफवाह जो है हमारे अवाम में अक्सर वो फैलाए रहते हैं, हमारी अवाम भी उसी के अनुसार जो है वो तर्क वो देती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि सच्चाई जो है बहुत वो दबी रहती है। जैसे ये उदाहरण के लिए ये नौकरी कहाँ गई ये जो समाजवादी पार्टी के लोग वो बोलते रहते हैं, और हम 1 करोड़ जो है वो नौकरी देंगे। इसी विषय को यदि ध्यान से देखा जाए तो इनकी जब सरकार थी तो नौकरी या रोजगार के नाम पर इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। तो बेरोजगारी भत्ता देने वाले आज बात कर रहे हैं कि वो नौकरी देंगे। ये धोखा है। और दूसरा नौकरी देने का पुलिस में भर्ती के नाम पर जो है 5-5 लाख रुपया वो इकट्ठा किया लाखों लोगों से। तो कितना हो गया, 5 लाख इंटू लाख, समझ जाइए। तो इतने का भ्रष्टाचार किया, और जब पैसा इकट्ठा कर लिया तो उसी में से उन्हीं समाजवादियों में से कोई जाकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लगा दिया और उस पर स्टे करवा दिया। तो पैसा भी इकट्ठा कर लिया, भ्रष्टाचार भी कर लिया, और जो है और फिर उन भारतीय भाई बहनों के साथ धोखेबाजी किया कि भाई अब तो इस पर स्टे हो गया। ये सच्चाई है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले कहीं पर शायद या लखनऊ में समाजवादी पार्टी का नेता वो सरेआम झूठ बोल रहा है। जब ये बोला, जब उसके सामने कहा गया कि भाई 5-5 लाख रुपया जो है रोजगार के नाम पर इन्होंने जो पुलिस भर्ती में
वो सबसे वसूला, तो वो ये कह रहा है कि उस पर केस जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उस पर खड़ा था, राकेश त्रिपाठी, वो इनकार नहीं कर रहा है। इसी प्रकार जैसे बताया गया था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वह जेएनपीसी को पूरा बचाती है, उसकी रक्षा करती है, उसके सारे पापों को, चाहे वो भ्रष्टाचार का पाप हो, चाहे देश के खिलाफ गद्दारी का पाप हो, उसको भी धुलती रहती है, उसके आगे घुटने भी टेकती है, और इस जेएनपीसी के लूटे हुए माल की भी वो रक्षा करती रहती है। और प्रदेश स्तर पर यही भारतीय जनता पार्टी सपाइयों को भी बचाती है। तो अब एक नमूना आपने देखा ना कि वो झूठ बोल रहा था, समाजवादी पार्टी का वो जो प्रवक्ता था बोल रहा था कि यहां तक तो मान रहा था कि हाँ भाई हमने 5-5 लाख रुपया इकट्ठा किया, लेकिन और केस भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस करके स्टे दिलाने का भी काम इन्हीं सपाइयों का ही था, लेकिन उसको कह रहा था कि ये बीजेपी वालों ने केस किया, और वो उसको ये राकेश त्रिपाठी जो है बिल्कुल चुपचाप इसको सुन रहा था। उसने इसका प्रतिकार नहीं किया, इसका खंडन नहीं किया। और बचाने का तो देख लीजिए ना कि 5 सालों में इन समाजवादियों का आता पता नहीं था। ये योगी आदित्यनाथ ने पंचायत का चुनाव करके इसी समाजवादी पार्टी को जिंदा कर दिया। और दूसरा, किस तरह से ये बीजेपी या योगी आदित्यनाथ की सरकार सफाइयों को बचा रही है, इसका भी नमूना आप देख लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी, चाहे पार्टी हो चाहे सरकार हो, वो पर्याय है गुंडा राज की, पर्याय है माफिया राज की, पर्याय है जो है वो दादागिरी के आधार पर धन उगाही का, और किसी की भी संपत्ति को हड़प लेने का, फर्जी बैनामा, और वो भी बैनामा कोई तहसील में नहीं, किसी दादा और माफिया के घर से फर्जी बैनामा, किसी का प्लाट देख लिया, किसी का मकान देख लिया, किसी की संपत्ति देख लिया, उसको कब्जा कर लेना। ये गतिविधि है समाजवादी पार्टी की। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसको नहीं कहती भी है तो कभी कभी सरसरी बात से लगातार इसका वो जो है वो प्रचार नहीं करती है। क्या कहते हैं कि ये टोटी चोर है। बताइए, जिस प्रकार जेएनपीसी को बचाती है बीजेपी, राहुल गांधी कितना इस देश का खतरनाक गद्दार है, उसको बचाने की जो साजिश करती है ये बीजेपी, और बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं इस पर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, वो कहते हैं कि ये पप्पू है। पप्पू पर तमाम जोक, वो जोक इसलिए हैं कि आप पप्पू समझकर कि इसमें आनंद लीजिए, और उसके आगे मत मानिए कि पप्पू इस देश का गद्दार है। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी प्रदेश के लिए कितना खतरनाक है, कितनी यानी परेशानी खड़ी करने वाली है। इसके विषय में हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन न जाने, बल्कि बस यहीं तक सीमित अपने को रखें कि ये टोटी चोर है। और यही नहीं उसकी गतिविधि, ये जो समाजवादी पार्टी है वो आतंकवादियों की भी वो हमदर्द है। जो आतंकवादी जो जेल में बंद रहते हैं, उनको छुड़ाने के लिए ये कोर्ट के पास पहुंच जाती है छुड़वाने के लिए। और उसके वक्त में मैंने दंगे तो हुए ही, आपका मुजफ्फरनगर का दंगा, कैराना का दंगा, जिसमें कि हमारे भारतीय भाई बहन शिविरों में महीनों कई महीने तक, 6 महीने 7 महीने तक वो
रहने को मजबूर हुए, गांव छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इन बातों से हमारे प्रदेश के लोगों को अवगत कराना, उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करने के बजाय बीजेपी वाले कहते हैं कि ये अखिलेश जो है सिर्फ टोटी चोर है। देखिए ना, अब टोटी चोर कहते ही जो है सारे पाप उसके जो सारे पाप और जो उसकी भयावहता है वो धुल जाती है। तो इस प्रकार जो है जनता जो है बहुत महीन रूप में बहुत गौर से करे तो ये बीजेपी जो है इस समाजवादी पार्टी की रक्षा कर रही है या उसे वो मिली हुई है। लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल को चिंता है सिर्फ अवाम की, कि अवाम कैसे इनसे निजात पाए, कैसे इनसे मुक्ति मिले, कैसे इनसे छुटकारा मिले। तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से निवेदन करता है कि आप जो है एक होकर के भारतीयता के आधार पर ये लाख जो है वो कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी यादव सम्मेलन, कभी ठाकुर सम्मेलन, कभी निषाद सम्मेलन करते रहे, क्योंकि ये इनकी फितरत है इस समाज को तोड़ने की। तो उनके इस चक्र से बाहर आकर के भारतीयता के आधार पर ये खोइए और उनको नष्ट में नाबूद करिए। और साथ में कुछ और भी खतरनाक किस्म के वो तत्व हैं जो कि भारतीय एकता को तोड़ने के लिए वो भी बहुत बुरी तरह से सक्रिय हैं। जैसे एक है गद्दार जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बस उसका एक ही काम रहता है, वो नाम मात्र को नाम लेता है, कभी नेहरू का, कभी गांधी का, ऐसे ही नाम लेकर के फिर वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर वो बस आक्रमण करना जो शुरू कर देता है। तो वो और वो मन इतना खतरनाक है और इतना खतरनाक है इस मुल्क के लिए कि जो चीजें इस देश के लिए चाहिए और इसके वजूद के लिए चाहिए, भाईचारा और सद्भाव, उसका मजाक उड़ाता है। ये बताइए कितने मुश्किल से हम लोग जो है भाईचारा की कोशिश करते हैं, उसके महत्व को समझाते हैं। हमारी जो गंगा जमुनी जो तहजीब जो स्थापित हुई है, दुआबी जो संस्कृति जो स्थापित हुई है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। उसी का मजाक उड़ाता है ये गद्दार जो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। और इसी का एक जोड़ीदार है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी वो वकील कहता है, मैंने बार बार ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा परेशान करती है कि वकील है, वकालत भी करता होगा, भारत का संविधान पढ़ा होगा, भारत के संविधान का नाम भी लेता है। भारत का संविधान कहता है कि हम सभी लोग भारतीय हैं और ठीक इसके विपरीत वो आचरण करता रहता है, बोलता रहता है। और एक बात और, वो क्या कहता है, देखिए कितना धोखा दे रहा है अपने अवाम को खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के जो आदरणीय भारतीय अवाम को ये धोखा दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि मैं जब तक मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे भाई, असदुद्दीन ओवैसी बेवकूफ किस्म का हमारे देश में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से मुख्यमंत्री हुए हैं। जरा अपना ज्ञान ठीक कर लो। बिहार में मुख्यमंत्री हुए हैं अब्दुल गफूर, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हुए हैं अब्दुल रहमान अंतुले। इस प्रकार के दो चार नाम और होंगे। तो ऐसा मत कहो, बने हैं, संख्या उनकी कम हो सकती, बने हैं।
अब लेकिन तुम जो ये कहते हो कि जब तक मैं किसी मुसलमान को ये नहीं बनवा लूंगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, अरे इससे तो साफ झलकता है कि तुम किसी मुसलमान को नहीं, स्वयं को जो तुम्हारी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, वो स्पष्ट वो झलकती है कि तुम जो है किसी मुसलमान को नहीं बल्कि मुसलमान के नाम पर स्वयं, यानी तो तुम खुद जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हो उत्तर प्रदेश के। आप मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए ना, काबिलियत लाइए। आप इस देश के नागरिक हैं, आप बन सकते हैं, क्यों नहीं आप बन सकते हैं, लेकिन पहले भारतीय तो बनो। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो भारतीय होगा, इस देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो भारतीय होगा। तो पहले भारतीयता की काबिलियत तो आप लाइए, मुख्यमंत्री आप बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन इस देश के खिलाफ, भारतीयता के खिलाफ साजिश भी करोगे। अब बोलोगे कि नहीं वो हम मुसलमान को बनाएंगे मुख्यमंत्री। इस देश का ना तो मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा, ना तो इस देश का कोई हिंदू जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। अरे ये तो निकम्मापन ही है इस मोदी की। जिस वक्त वो बोलता है योगी आदित्यनाथ की हम गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू है, उसी वक्त इसको जो है तुरंत जो बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन करता नहीं है मोदी। खैर सब वक्त जो है एक सा नहीं होगा, और भारतीय जनता दल का वो माहौल होगा कि यदि किसी ने कहा कि गर्व से हम हिंदू हैं और वो मुख्यमंत्री के रूप में वो हो नहीं सकता, तुरंत वो बर्खास्त होगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए। और यही वक्त है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव में इनको नष्ट में नाबूद करिए, शून्य करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।